टेक्निक्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया और मैंने देखा कि ये तो हमें बचपन में अगर पता होता तो हम तो कुछ कमाल ही कर देते हैं। एग्जैक्टली। आपको बचपन से ही इतना मेमोरी पावर वो सब है या फिर आपने इसको डेवलप किया है? एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा मेरी मेमोरी बहुत फेड होती जा रही है, जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं मेरी मेमोरी पावर ख़राब है, मैं उसको ठीक से यूज़ नहीं कर रही। फन के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ इजी बना दिया आपने मैथमेटिक्स को। कि हम सब मूवीज़ देखते हैं, देखी है हमने कभी, तो मूवीज़ जब हम देखते हैं उसके अंदर क्या चीज़ होती है जिस वजह से मेरा ध्यान जो है वहाँ लगा रहता है, स्पेशली मैथ से जो डर लगता है बच्चों को। What is wrong if I use mobile? आपने कोई वीडियो अपलोड किया, उस पर लाइक आया, आपने कुछ लिखा, उस पर कमेंट आया, तो जैसे ही आप वो देखते हैं डोपामीन रिलीज होता है। कुमार इसकी मुरली में जो दो शब्द बाबा यूज करते हैं, साधन और साधना, है ना? तो साधन तो यूज करो लेकिन अपनी साधना को भूलो नहीं। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। लेकिन अभी क्या हो गया है, सब अपने कामों पर तो जाते हैं लेकिन वापस आने के बाद ये देखा गया सब अपने अपने कमरों में अपने अपने गैजेट्स के साथ होते हैं। आज एक पॉइंट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो भी ऑडियंस आज सुन रहे हैं, कि मान लीजिए आपने प्लान किया 3 दिन की हॉलीडे वीकेंड प्लान किया कि हम फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं और आप चलते हुए अपने बच्चों को, घर वालों को, सबको कहिए कि भाई मोबाइल सब यहीं छोड़ दो, लेट्स एंजॉय विद ईच अदर। तो शायद हर कोई कहेगा, छोटा हो या बड़ा हो, कहे फिर करेंगे क्या वहाँ जाके। ओम शांति, नमस्ते। आप सभी को शांति सरोवर में स्वागत है। आज आप सब के लिए मैं एक ऐसे शख्सियत को लेकर आई हूँ जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मेमोरी ट्रेनर है, ह्यूमन कैलकुलेटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। जी हाँ, डॉक्टर अदिति सिंघल जी। वेलकम डॉक्टर अदिति सिंघल जी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका जो प्रोफाइल है इतना रेयर प्रोफाइल है जो स्पेशली फीमेल्स में भी बहुत कम रहते हैं, कि आपने तो मेमोरी में और मैथमेटिक्स को इजी करने में बाउंड्रीज को ही रीडिफाइन कर दिया है और आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल कर दिया है। तो इतने रेयर फील्ड में जाने का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिला आपको? द रियल इंस्पिरेशन वर माई किड्स। जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी अराउंड 16-17 ईयर्स बैक, मेरे 2 छोटे बच्चे उस टाइम 5 इयर्स एंड 3 इयर्स के, तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा सीखना चाहती थी। उस समय मैं एक हाउसवाइफ ही थी और मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि आई कैन हेल्प माई चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर कंसंट्रेशन, टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, जो उनको पढ़ाई में हेल्प कर सके। तो उसके लिए मैंने सोचा मैं अगर सीखूंगी तो मदर इज़ द बेस्ट टीचर एंड द फर्स्ट टीचर। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई लर्निंग न्यू स्किल्स। तो आई स्टार्टेड विद वैदिक मैथ्स। और बिकॉज वो मुझे लगा कि बहुत क्विक कैलकुलेशंस टेक्निक्स हैं। एट दैट टाइम इट वाज न्यू टू मी व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दीज टेक्निक्स। तो लेकिन जैसे ही मैंने टेक्निक्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैथ्स मेरा शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा और मैंने देखा कि ये तो हमें बचपन में अगर पता होता तो हम तो कुछ कमाल ही कर देते हैं। एग्जैक्टली। और फिर मुझे लगा कि चीज़ें केवल मेरे बच्चों के लिए नहीं लेकिन विश्व के सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उनको पता नहीं, आज स्कूलों में ये चीज़ कराती नहीं है। फिर मैंने अपने बच्चों के साथ साथ औरों को भी कराना शुरू किया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने वैदिक मैथ्स के साथ फिर मेमोरी स्किल्स भी सीखी, कंसंट्रेशन पे भी काम किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मैंने जैसे सीखना शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट उसमें अपने लिए काफ़ी बढ़ता रहा, क्योंकि काफ़ी साल से मैंने कुछ नया एज सच इन फील्ड ऑफ एजुकेशन नहीं किया था। अपनी एजुकेशन ही कंप्लीट करी थी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। तो मुझे खुद के अंदर इतना अच्छा लगने लगा कि बिकमिंग अ स्टूडेंट अगेन, और मैं पढ़ती गई और औरों को सिखाने में लग गई। तो इतना उसका रिजल्ट अच्छा आया कि आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ चाइल्ड अगेन। अच्छा। और ये जर्नी कब ऐसी होती चली गई कि मेरे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स बनाने लगे इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। मेरे बेटे ने भी बनाया, मैंने भी बनाया। आई वुड से द क्रेडिट गोज़ टू दीज टेक्निक्स, जो वाकई अगर हम अपने हार्डवर्क के साथ इनको ऐड करें
तो बच्चे बहुत बहुत एक्सेल कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स बट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग देयर कंसंट्रेशन आल्सो। ग्रेट। जैसे आपने कहा कि बचपन में, हमारे बचपन में अगर ये सारे टेक्निक्स मालूम होता, क्योंकि मुझे भी मैथमेटिक्स मतलब बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैथ्स को अवॉइड करने के लिए मैंने बीपीसी लिया है। तो शायद आप जैसे लोग अगर हमारे टाइम पे मिलते तो शायद वो टेक्निक लेकर के हम शायद ही कुछ और बन जाते। और यही अभी विजन भी है, मिशन भी है कि जितने ज़्यादा स्कूल्स में हम पहुंच सकें, बच्चों के पास, टीचर्स के साथ। शुरू में तो मैं बच्चों को ही ये ट्रेनिंग देती थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने बच्चों तक मैं पहुंच सकती हूँ, और धीरे धीरे टीचर्स ट्रेनिंग हमने शुरू करी, जिससे कि एक टीचर से कितने सारे बच्चों तक ये टेक्निक्स पहुँचाई जा सकती हैं। तो यही एक विजन रहता है कि हमें जो मिला बचपन में वो तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन अगर उन बच्चों को, आज के बच्चों को ये सब कुछ उनके बचपन में मिल जाए, जिस समय उन्हें हर चीज़ में काफ़ी परफॉर्मेंस का प्रेशर भी रहता है, तो ऐसे में ये टेक्निक्स उनको उनके स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प कर सकती है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकती है। करेक्ट। तो आपने सचमुच बच्चों के कारण आपने बहुत अव्वल नंबर आगे बढ़ करके बहुत सारे लोगों को आपने इंस्पिरेशन दिया, और जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं आज तक उसको फ़न के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ इजी बना दिया आपने मैथमेटिक्स को। और मेमोरी भी 4-5 लाइन आजकल याद रखना भी बहुत मुश्किल हो गया है आजकल के ज़माने में। और आप तो मैंने देखा कि बहुत सारे नंबर्स भी आप याद कर लेते हो लाइव में। इतना सारा आपने अचीव किया है, तो दिस इज़ रियली अपलॉडेबल। बहुत बढ़िया अदिति जी। थैंक यू। अदिति जी, ये जो आपका मेमोरी एक्सपर्टीज़ है, आपको बचपन से ही इतना मेमोरी पावर वो सब है, या फिर आपने इसको डेवलप किया है? अगर डेवलप किया है तो कैसे डेवलप किया? इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी शुरू से नहीं थी। चाहे एसएसटी के लंबे क्वेश्चन आंसर्स याद करने होते थे या डेट्स याद करनी होती थी, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी। तो लॉजिकल चीज़ें मुझे समझ में आती थी, लेकिन जहाँ लंबी लंबी चीज़ें याद करनी होती थी तो वहाँ पर मुझे बोरिंग भी लगता था और मुश्किल भी लगता था। तो एनीवे आई डिड वेल इन माई एकेडमिक्स, लेकिन मेमोरी पावर अच्छी थी ऐसा मैं नहीं कह सकती। इनफैक्ट समय के साथ जब मैंने मैथ्स की कैलकुलेशंस पे ध्यान देना शुरू किया, मेरे बच्चे भी छोटे थे, फैमिली लाइफ भी, बच्चों को भी ध्यान देना होता था, प्रोफेशन में भी आगे बढ़ रही थी, तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा मेरी मेमोरी बहुत फेड होती जा रही है। मैं बहुत सारी चीज़ें भूलने लग गई हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में दिमाग रहने लगा। कभी ये काम करना है, ये करना है, तो जैसे कुछ कुछ चलता रहता था दिमाग में, तो बहुत सारी चीज़ें कभी कुछ रख कर भूल गई, कुछ करना भूल गई। तो इनफैक्ट मुझे लगने लगा कि समय के साथ मेरी तो मेमोरी बहुत कम होती जा रही है। देन आई हैपन टू अटेंड अ सेमिनार जहाँ पे ब्रेन पावर के बारे में बता रहे थे, मेमोरी पावर के बारे में बता रहे थे, एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ आई वुड से। कि जो मैंने देखा कि जब इस ब्रेन की साइंस के बारे में समझा कि एक्चुअल में कोई भी चीज़ हमें जब अपने ब्रेन में रजिस्टर करनी होती है, अगर जिस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है उस तरह से रजिस्टर करें तो हम बहुत इजीली चीज़ों को याद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें कभी स्कूल्स में पढ़ाया ही नहीं जाता, तो हमने कभी ये बातें सीखी ही नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं मेरी मेमोरी पावर ख़राब है, मैं उसको ठीक से यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड सेकेंडली जहाँ हम ये समझते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रही हूँ, वहाँ मैंने ये समझा मैं मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, जिसके वजह से मैं एक चीज़ पे ठीक से फोकस नहीं कर रही, उसको रजिस्टर ही नहीं कर रही, एब्सेंट माइंडेड ज़्यादा रह रही हूँ, अपनी अटेंशन को स्लाइस कर रही हूँ। तो समझ में आया कि रूट प्रॉब्लम क्या है, और हम ब्लेम कर रहे हैं अपनी मेमोरी को। तो आई स्टार्टेड वर्किंग द राइट वे ऑन इम्प्रूविंग माई मेमोरी पावर। आई सी। आपने एक लाइन कहा, मेमोरी पावर मेरा ख़राब नहीं था लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? जी, हर व्यक्ति में भगवान ने एक बहुत ही सुंदर गैजेट दिया है, क्योंकि गैजेट्स यूज़ करने में आज हम सभी बहुत एक्सपर्ट हैं। तो गैजेट जो मैं कहूँगी कि दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड गैजेट, द सोफिस्टिकेटेड मशीन, ह्यूमन ब्रेन। और ब्रेन का पोटेंशियल इतना है, हम सब का, आजकल के बच्चों का भी, हमारा भी इतना पोटेंशियल है कि हम इसके अंदर लगभग 500 एनसाइक्लोपीडियाज जितना कंटेंट स्टोर कर सकते हैं।
Oh really? यस और हमारे कई सारे मिथ्स हैं मेमोरी के बारे में। कई बार हम सोचते हैं एज के साथ मेमोरी तो डाउन होनी ही है, या ज़्यादा याद करेंगे तो दिमाग भर जाएगा, माई ब्रेन मेमोरी विल बी फुल लाइक द मोबाइल मेमोरी कार्ड। तो नहीं होता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट हम जितना याद करते हैं, जितना हमारे पास नॉलेज होता है, उतना हम उसको यूज़ करके और चीज़ें याद कर सकते हैं। यस हमारे ब्रेन में जो कनेक्शंस न्यूरॉन्स के बीच में होते हैं, जितना हम उसको ठीक से एसोसिएट करके ब्रेन में रजिस्टर करते हैं, तो हम और चीज़ों को भी याद कर सकते हैं। तो एक तो ये मिथ है। फिर एज के साथ कम होती है हमारी मेमोरी। हाँ ज़रूर है कि सेल्स डीजेनरेट ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे एक आज के ज़माने में तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि 80 इयर्स का बुज़ुर्ग ज़्यादा एक्टिव हैं अगर वो अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और 8 साल का बच्चा करेक्ट काउच पोटैटो की तरह बैठा हुआ है एक जगह और ज़्यादा सुस्त है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज़ योर मेमोरी। अगेन मैं कहूँगी जितना हम अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे उतना वो एक्टिव रहेगा, एजाइल रहेगा, और हम उसको बेटर यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ब्रेन में पोटेंशियल तो है, लेकिन इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि ब्रेन जो है वो चीज़ों को कनेक्ट करके याद करते हैं। जो भी चीज़ें हमें ब्रेन में स्टोर करनी है, हम ऐसे ही नहीं कुछ भी चीज़ याद करते। जब कोई चीज़ हम कोई नई इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में पॉपअप होती हैं, पुरानी इन्फॉर्मेशन। जब हम उसको उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो वो स्टे करती है। जब हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हम उसको अपने अंदर रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, इट गेट लॉस्ट। ओके इसीलिए आपने देखा होगा सिम्बल्स हैं, नंबर्स हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम कनेक्ट नहीं कर पाते किसी चीज़ से, वो हमारे लिए करना मुश्किल होता है। एज़ कम्पेयर टू जब हम कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते हुए आप देखेंगे आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आप कभी अपने ब्रेन को ये नहीं कहते कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द मूवी, या इस मूवी की स्टोरी मुझे याद करनी है, मुझे कल अपने फ्रेंड्स को सुनानी है, कोई भी नहीं करता है ना। लेकिन फिर भी बिना एफर्ट लगाए वो मूवी याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है? क्योंकि कैसे उस मूवी के अंदर क्या चीज़ें हैं, वो सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे मन को फोकस करने में हेल्प करती हैं और मेरे ब्रेन के अंदर उसको रजिस्टर करने में भी हेल्प करती हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। लेट्स डिस्कस दिस ओनली कि हम सब मूवीज़ देखते हैं, देखी है हमने कभी, तो मूवीज़ जब हम देखते हैं उसके अंदर क्या चीज़ होती है जिस वजह से मेरा ध्यान जो है वहाँ लगा रहता है? इमेजेस होती हैं, चलती फिरती इमेजेस होती हैं, ऑडियो, डायलॉग्स, वीडियो भी होता है, म्यूजिक होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके अंदर एक स्टोरी लाइन होती है जो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाती है, अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट क्या, राइट है ना। हम अपने आप से अनुमान भी लगाते हैं, एंड वी वेट ऑल्सो कि अभी नेक्स्ट क्या होगा। उसके अंदर कोई ना कोई इमोशन होता है जो हमें बांधे रखता है। आप देखो जब हम मूवी देखते हैं तो कई बार इतना हंसते हैं, इतना एंजॉय करते हैं जैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, और कई बार कुछ ट्रैजिक सीन होता है तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस स्टोरी के साथ, उस कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है उसको अपने जीवन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो जितना ये कनेक्शन बन पाता है उतना हमारा अटेंशन उस चीज़ पर रहता है, उतना जैसे ही अटेंशन रहता है तो ब्रेन में ऑटोमेटिकली, मैं ये कहूँगी कि अटेंशन जो है ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ जाने का गेट है। आपने जिस चीज़ पर अटेंशन दिया, गेट खुल गया और वो चीज़ ब्रेन में जाके रजिस्टर हो जाती है। तो जब हम मूवी देखते हैं तो ये क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें हैं जो हमारी अटेंशन को कैच करती हैं और इस वजह से वो इजीली मेमोराइज हो जाता है। जबकि स्टूडेंट्स हों जब पढ़ाई करते हैं उसके अंदर ना कोई इमोशंस होते हैं, ना कोई कलर्स होते हैं, ना कोई स्टोरी होती है ना, कोई कनेक्शन नहीं होता उस चीज़ का उनकी लाइफ से। दैट इज़ वाई आज बच्चे कई बार कहते हैं कि क्यों पढ़ाई करें, क्या फ़ायदा है, इससे मेरी लाइफ में क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो वो कनेक्शन लॉस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोट मेमोराइज करते रहते हैं, आधी चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो दैट इज़ वाई इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट देयर एज कम्पेयर टू वाइल वॉचिंग अ मूवी। तो द की इज़ हम अगर पढ़ाई को भी मूवी बना सके तो, मूवी वाले एलिमेंट्स डाल सके तो, बिकॉज दिस इज हाउ आवर ब्रेन रजिस्टर्स, है ना।
तो आप जब कह रहे तो मुझे बचपन में जो ए फॉर एप्पल जो हमको बताया गया है, दैट मीन्स वी आर कनेक्टिंग एन अल्फ़ाबेट विद एन इमेज, दैट इज़ द रीज़न आज तक वो ए फॉर एप्पल ही हमको वो रजिस्टर हो गया है। एग्जैक्टली तो उसी टेक्निक को हम अभी भी यूज़ करेंगे तो हम भी आपके जैसा मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम ब्रेन में रजिस्टर करना चाहते हैं, है ना, या अपनी मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है इट थिंक्स इन पिक्चर्स, पिक्चर्स को ही देखता है, पिक्चर्स को ही के रूप में ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इट इज़ जस्ट लाइक आप कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हैं, है ना, तो वो जो आप टाइप करते हैं वो सीपीयू में जाके स्टोर होता है, लेकिन एज इट इज़ नहीं स्टोर होता। सॉफ्टवेयर होता है जो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करता है। उसी तरीके से हम जो कुछ भी सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, अपने 5 सेंस ऑर्गन से जो भी हम ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो चीज़ें हम कन्वर्ट कर पाते हैं विजुअल्स में वो इजीली रजिस्टर हो जाती हैं हमारे ब्रेन में, है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए हम कंट्रीज कैपिटल्स, किसी का टास्क है उसको ये याद करना है, या वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने हैं, मतलब डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा जो थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो अगर हम मान लीजिए लेते हैं बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है, वेनेजुएला की कैपिटल कराकस है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन है, एंड वी कंटिन्यू, इजिप्ट की कैपिटल कायरो है। तो अगर तो हम वहाँ पर गए हुए हैं, खुद कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है तो हमें याद रहेगी, लेकिन अगर मैं लिस्ट बढ़ाती चली जाऊंगी तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी कि ये दिमाग में ये सब चीज़ें रखें कैसे। लेकिन अगर इसको हम मूवी में कन्वर्ट कर दें, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, लुक्स इंटरेस्टिंग। So let's take an example, like let's say the country is Barbados. अब Barbados, अब इसको कैसे रजिस्टर करें? कोई भी चीज़, आई डोंट नो कि ग्लोबली इसका क्या लोकेशन है, वहाँ पे कैसे लोग हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस कंट्री, लेट्स से। बट क्या मेरे पास, मेरे ब्रेन में ऑलरेडी इससे मिलता जुलता कुछ है? बारबाडोस, बारबाडोस, कुछ आपके माइंड में कुछ पिक्चर खुलती है? बारबाडोस से रिलेटेड नहीं, लेकिन ये शब्द अगर हम आराम से बोलें, बारबाडोस, बारबाडोस, बारबी डॉल, बारबी डॉल, यस। नाउ बारबी डॉल एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी थी मेरे ब्रेन में। बारबाडोस इज अ न्यू इंफॉर्मेशन। सो कैन आई सी, ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग इनसाइड द ब्रेन, कैन आई सी, ओके, बारबी डॉल। नाउ द कैपिटल इज ब्रिज टाउन. I have never been to that place, Bridgetown, but is it making any sense? Bridgetown. Town भी हमें पता है, bridge भी हमको पता है. तो we can see that a town on a bridge. Okay. Right? Now, second rule is, first rule is that brain thinks in pictures, registers in pictures. Second is brain learns by making connection. Already we have made the connection of Barbie doll with Barbados, and the capital Bridgetown, we have visualized it in the form of a town which is situated on a bridge. Now make a connection between these two. Okay. In the bridge, on top of it there is a town, and this town is of Barbies. Okay, okay. Yeah, all the Barbies are staying in each house, and now let's connect it with myself. Or you can connect it with you, that you are going on this bridge and every Barbie is coming out to greet you, and they are honoring you and they're inviting you to have tea with them. Oh. So just imagine, now this is how long it took. Hardly a minute. Correct. Less than a minute. We were discussing, that's why it took a minute. Otherwise, if you visualize it, it's a matter of seconds. Correct. So nothing of that sort is going to happen. A town of Barbies, and it's all fantasy, it's all imagination, right? But still, if we see it in our mind once, as children see cartoons or movies, so that stays in their brain. Now, I don't think so, even after 1 year, I meet you and ask you what is the capital of Barbados. Bridgetown, definitely I can say. Yes, you can easily say. Because now it is like wired together in your brain. है ना? बारबाडोस से ब्रिज टाउन याद आएगा, और ब्रिज पे जो टाउन था उसके अंदर क्या था? उसके अंदर बारबीज थी. तो देयर इज अ कनेक्शन एंड इट विल हेल्प यू, रिमाइंड यू ऑफ द कैपिटल
bridge down. Excellent. So if from the childhood, if we can teach kids this technique of making everything, converting everything into visuals, because you see, what is concentration? Concentration is whatever you hear, if you can see in your mind. So that is concentration. But you are hearing something but seeing something else in your mind, that is distraction. क्लासरूम में यही होता है ना. Okay. टीचर की बात बच्चे सुन रहे हैं, कानों से तो जा रही है, लेकिन मन में जो पिक्चर चल रही है वो प्लेग्राउंड की चल रही है, कल रात की पार्टी की चल रही है, फ्रेंड के साथ हुई बातों की चल रही है. तो जो कानों में बात जा रही है वो रजिस्टर नहीं होगी, क्योंकि अटेंशन कहीं और है, उस पिक्चर की तरफ है. तो टीचर क्लास में जो भी सुना रही है वो अंदर नहीं जा रहा है. अच्छा. तो अगर जो टीचर सुना रही है उसी का पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो चाइल्ड कैन कॉन्सेंट्रेट इजीली. ये आजकल के बच्चों में बहुत सारा प्रॉब्लम ये बढ़ गया है कि कहते हैं हमने तो 3 घंटा 4 घंटा आई स्टडीड बट स्टिल आई कुड नॉट मेमोराइज. दिस कुड बी द रीजन आप जो बता रहे हो. एक्चुअली बिकॉज व्हाट वी सी विद दिस आईज is not registering in the mind. What I see with my brain and mind is registering. Yes. So that only I can memorize. Am I correct? Yes. So if what we are reading, if we can put our attention on that and try to visualize it, then the chances are that we are able to focus more as compared to just reading it. Because mind में तो कुछ ना कुछ पिक्चर चलती रहती है. Mind हमारी एक ऐसी फैकल्टी है, एक ऐसी पावर है जो हर पल सोचने का काम करती है. और सोच कभी भी खाली सोच नहीं होती. इट ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक शब्द देती हूँ. लेट्स से फ्रूट्स. आपको इसके बारे में सोचना है, सिर्फ सोचना है. ओके. क्या सोचा आपने? टेबल पे एक फ्रूट बास्केट है जिसमें बनाना. मैंने तो सिर्फ सोचने को कहा था, आपने तो पिक्चर ही देख ली. एक छोटा स्टोरी भी बना दिया. स्टोरी ना भी बने अगर तो भी आपको वो दिखेगा. चाहे बास्केट दिखी, चाहे फ्रूट जूस दिखा, चाहे कोई पर्टिकुलर फ्रूट दिखा, कुछ पिक्चर जो ऑलरेडी लाइक देयर आर 2 फैकल्टीज, माइंड एंड इंटेलेक्ट. मन सोचता है, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि. आपकी बुद्धि के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है. तो जैसे ही मैंने फ्रूट्स कहा, आपकी बुद्धि में स्कैन हुआ और जो सबसे पहली पिक्चर थी वो आई आपके माइंड में, है ना, वो दिखाई दी. तो जो सोचा वो पिक्चर आई. अगर मैं कहती हूँ कौंटू लुचू, सोचिए इसके बारे में. अब कोई पिक्चर नहीं आ रही. क्योंकि आपके ब्रेन में स्कैनिंग तो चल रही है, ये क्या चीज़ है, बट क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं आपके इंटेलेक्ट में, तो कोई पिक्चर नहीं आएगी, कोई आंसर नहीं आएगा. एंड देन आप स्ट्रेंजली देखेंगे क्या है ये. तो कई बार जो टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है वो बच्चों को भी ऐसे ही स्ट्रेंज लगता है कि ये क्या है. स्पेशली मैथ्स से जो डर लगता है बच्चों को, क्योंकि मैथ्स में सिंबल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत सारी चीज़ों से हम कनेक्ट नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, है ना. इसलिए थोड़ा मेहनत करके उसको हमको जो मालूम है उससे डिकोड करते हुए कनेक्ट करना है. हाँ, जितना हम कनेक्ट करेंगे उतना बच्चों के लिए समझना भी इजी होगा और इम्प्लीमेंट करना भी आसान होगा. बहुत सुंदर कहा आपने. माइंड इंटेलेक्ट के बारे में तो ब्रह्मा कुमार इसमें हम कहते ही हैं. तो माइंड इंटेलेक्ट व्यवहार में, मेडिटेशन में, बात करने की कला में कहाँ क्या यूज़ करना है वो तो हम यूज़ करते ही हैं इस माइंड एंड इंटेलेक्ट की सटल पावर्स को, सोल के. बट आपने इसको मेमोरी एनहांस करने में भी कैसे यूज़ करना है, बहुत सुंदर आपने स्पष्टीकरण दिया. इनफैक्ट यहाँ मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगी अपने बेटे का. जब मैंने ये टेक्निक्स को सीखा तो ही वॉज द एल्डर वन, ही वॉज जस्ट 5 years old. तो ये टेक्निक्स जब बहुत जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया तो बारबी डॉल, अब ये बच्चों के मतलब की चीज़ है. कोई मिकी माउस से कनेक्ट किया किसी चीज़ को, आसपास की चीज़ों से कनेक्ट किया, तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़ें. और मैं 9th क्लास के बच्चों को पीरियोडिक टेबल सिखा रही थी. तो पीरियोडिक टेबल में भी, उसमें भी हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट और उसके एटॉमिक नंबर को ऐसे एसोसिएट कर रहे थे, जैसे अभी अभी हमने कंट्री और कैपिटल को किया. तो ही फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. तो उसने मेरे से कहा कि मम्मी ये मुझे भी सिखाओ.
ये तो बड़े मतलब की चीज़ लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। अब आप सोचिए 5 साल का बच्चा, मतलब मैं ऑडियंस भी जो देख रही है उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि एक 5 साल का बच्चा जिसको केमिस्ट्री का सी भी नहीं मालूम, एलिमेंट्स क्या होता है वो भी नहीं मालूम, लेकिन वो सिर्फ सुन रहा था दूसरों को सिखाते हुए, उसको इंटरेस्ट जगा। क्योंकि वो, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन की बात करी, तो हाइड्रोजन तो वो नहीं समझता क्या चीज़ है, लेकिन मैं उसको कनेक्ट कर रही थी हाइड एंड सीक। हाँ, तो हाइड एंड सीक तो वो बच्चा समझ रहा था। और इसका एटॉमिक नंबर है 1। अब 1 जो है वो सिंबल है, क्योंकि नंबर्स हैं, सिंबल हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि ब्रेन जो है वो पिक्चर्स के रूप में हर चीज़ को समझता है या स्टोर करता है, तो इस बात को समझते हुए हमने नंबर्स को भी इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया। लाइक 1 लुक्स लाइक अ स्टिक। ओके। तो मैंने उनके बीच में, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप ही कोई कनेक्शन बनाओ। तो 5 साल के बच्चे ने कनेक्शन बनाया कि मैं हाइड एंड सीक खेल रहा था, पीछे से मेरे ऊपर डंडा गिर गया और मैं एकदम से आउट हो गया बाहर निकल के। तो उसको हाइड एंड सीक से वो डंडा, स्टिक मतलब 1 याद हो गया। देन आई टुक द सेकेंड वन, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब हीलियम तो वो नहीं जानता। मैंने कहा हीलियम से आपको क्या याद आता है? कहता है मम्मी आपके सैंडल की हील। और टू से उसको मैंने डक बनानी सिखाई। बचपन में बच्चों को सिखाते हैं, तो मैंने कहा बस कनेक्ट कर दो इसको। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग वे में बोला मम्मी एक डक आपकी हाई हील वाली सैंडल पहन के कैट वॉक कर रही है, चल रही है। अब इंटरेस्टिंग। अब बच्चे के लिए एक बार ये इमेजिनेशन हो गया। अब अगर मैं पूछूंगी कि एटॉमिक नंबर 2 किसका है, तो 2 से उसे डक याद आता है, और डक ने क्या किया हुआ था? हील पहनी हुई थी, सैंडल पहनी हुई थी, हीलियम याद आ जाएगा। सो दैट्स हाउ इन 1 week ही कुड मेमोराइज 118 एलिमेंट्स ऑफ द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, एंड टू माई सरप्राइज ही बिकेम द यंगेस्ट इंडियन चाइल्ड टू मेमोराइज दिस पीरियोडिक टेबल, एंड ही मेड अ नेशनल रिकॉर्ड। दैट्स ग्रेट। तब मुझे एहसास हुआ कि दीज टेक्निक्स आर अमेजिंग। एक छोटा सा बच्चा, मैं ऑडियंस को ये इसलिए नहीं शेयर कर रही कि आप छोटे बच्चे के साथ ये एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन कहने का मतलब है कि कोई हमें रिकॉर्ड्स नहीं बनवाने। मैंने भी इस पर्पस से नहीं किया था, मुझे तो मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ रिकॉर्ड है। लेकिन फन वे में बच्चे इतना कुछ सीख सकते हैं, तो गिव देम दैट एक्सपोजर छोटे छोटे बच्चों के साथ भी, क्योंकि उस टाइम उनका ब्रेन जो है वो इतना कुछ रिसीव करने के लिए रेडी है। चाहे आप उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाना चाहते हैं, तो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप उनकी वोकैबलरी को बढ़ा सकते हैं, आप उनकी जीके को बढ़ा सकते हैं। एट एनी एज, वो तो हमारी एज में भी सीखा जा सकता है, लेकिन अगर छोटे बच्चों को, आज बच्चे मोबाइल पे गेम्स खेलते रहते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, बच्चे भी अपने उसमें लगे रहते हैं, तो जो एक क्रूशियल पीरियड है, जो उनका लर्निंग फेज़ है, जिस टाइम पर वो बहुत कुछ, उनका ब्रेन जो है वो रिसीविंग मोड में है, और कहते हैं 7-8 साल तक बच्चा लगभग 7 लैंग्वेजेस सीख सकता है। बहुत कुछ, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो उस टाइम पर अगर हम उनके ब्रेन को ये न्यूट्रिशन दें, इट्स लाइक गिविंग न्यूट्रिशन, और इट्स एन एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन। तो ब्रेन अपने उस पोटेंशियल को टैप करने के लिए बचपन से बच्चों के अंदर वो स्किल डेवलप होती है। बाकी हमसे जो ट्रेनिंग्स लेते हैं वो तो हर एज ग्रुप के आते हैं, बड़े भी आते हैं, और मैंने खुद एट द एज ऑफ 33 इन स्किल्स को सीखा। सो एज कोई बैरियर नहीं है, लेकिन जितना बचपन से बच्चों को ये सिखाया जाता है, तो डैट कम्स इन देयर संस्कार्स। तो मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे अपने बेटे के साथ उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो क्योंकि बचपन में उसने ये आर्ट सीख ली। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट था, वो सारे, चाहे रूलर्स के नाम होते थे, किंगडम्स होते थे, हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर्स होते थे, केमिस्ट्री की इक्वेशंस होती थी, सब चीज़ें करने में उसको बहुत मदद मिली इन चीज़ों से। अपने आप वो कनेक्शन वगैरह बना देता है, अपने आप बना लेते हैं, और बच्चे इतना आराम से बना लेते हैं। कई मैं पूछती थी उससे कई बार कि हाउ डिड यू मेमोराइज दैट, क्या कनेक्शन बना? कहता मम्मी सब चीज़ें नहीं बता सकता, बट मैंने बना लिया कुछ भी। ओके। सो दैट्स द ब्यूटी कि ऑलरेडी ब्रेन के अंदर वो कनेक्शंस बन गए, जिससे, इसीलिए मैंने कहा कि जितना आप याद करते हो उतना आपकी कैपेसिटी टू होल्ड मोर डेटा वो बढ़ जाती है। क्योंकि ब्रेन लर्न्स थ्रू मेकिंग कनेक्शंस। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे कनेक्ट करके नई इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, विच फर्दर सर्व्स एज टूल फॉर कनेक्टिंग विद न्यू इंफॉर्मेशन। तो जितना आप सीखते हो उतना आप और सीख सकते हो। हाँ, बट ऐसा नहीं करना है कि
मोबाइल खोल के बैठ गए और उससे इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं। मेरी बात को गलत नहीं लीजिएगा, कहने का भाव ये है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी जितना हम अपस्किल करेंगे अपने को और स्किल सीख सकते हैं हम, लेकिन हाँ उसको कहीं वेस्ट करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे उसकी पावर को, चाहे मोबाइल स्क्रॉलिंग में हम लगे हुए हैं, इंस्टा स्क्रॉलिंग पे लगे हुए हैं, तो हम अपनी ब्रेन पावर को कम करते चले जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जा रहे हैं और अपने अटेंशन स्पैन को और लो करते चले जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग जो आपने कहा, किसी भी एज वाले कहीं पर भी एट एनी लेवल ऑफ देयर लाइफ डेफिनेटली दे कैन एनहांस देयर मेमोरी पावर एंड ब्रेन पावर और आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। डेफिनेटली, इनफैक्ट हेयर आई वुड लाइक टू से कि आज जो ओल्ड एज की मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, इन चीज़ों को भी प्रिवेंट करने में ये टेक्निक्स बहुत यूज़फुल हैं। क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम्स कब आती हैं, जब हम अपने ब्रेन को यूज़ करना कम कर देते हैं। ओल्ड एज में जब दिमाग का इतना कुछ हमें यूज़ नहीं करना होता है ना, कैलकुलेशंस भी आजकल कैलकुलेटर से हो जाती हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, बाकी जो दिमाग का काम है उसको हम रिटायर हो जाते हैं अपने जॉब से, वर्क प्लेस से, तो हम यूज़ नहीं करते। तो जितना हम अपने ब्रेन को इन चीज़ों में एक्टिव रखेंगे, कुछ कुछ नया सीखते रहेंगे, तो ब्रेन के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जितना हम सीखते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं ब्रेन के अंदर। जैसे कहते हैं ना कि ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होती है, क्योंकि ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं। तो कुछ सालों पहले तक ये माना जाता था कि जो डेड हो जाते हैं वो दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन आज न्यूरोसाइंस ये कहती है कि हमारे ब्रेन में पावर है, हम अगर इसको यूज़ करते रहें, नया नया कुछ सीखते रहें, इसको एक्टिव रखें, तो हमारे ब्रेन के नए सेल्स बनते रहते हैं। इनफैक्ट दिस इज अ गुड न्यूज़ एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ योर ब्रेन। अपस्किलिंग योरसेल्फ, लर्न करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, टाइम भी अच्छा बीतेगा और आपकी वैसे भी लाइफ थोड़ी वैल्यूबल होगी, आपको एक पर्पस मिलेगा करने के लिए, एंड इन द प्रोसेस आपका ब्रेन हमेशा हेल्दी रहेगा। बहुत खूब कहा आपने। अच्छा आदित्य बहन, आज के टाइम में बच्चों का स्क्रीन टाइम इंक्रीज तो हो गया है कोविड के बाद, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू होना, जूम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ये जो भी है ना, नेसेसरी थिंग्स में भी बढ़ गया है और साथ साथ अननेसेसरी थिंग्स में भी स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो गया है। और वो टाइम पे मम्मी पापा अगर बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो रहा है। तो इस ज़माने के बच्चों को आजकल की दुनिया में स्क्रीन टाइम को कैसे हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, और सभी यही पूछते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग इफ़ आई यूज़ मोबाइल, तो उससे कुछ फ़ायदा है या बहुत नुकसान भी है, क्या है, थोड़ा हमको इंफॉर्मेशन दीजिए इसके बारे में। टेक्नोलॉजी का एकदम से इतना एडवांसमेंट होना और कोविड जैसी सिचुएशन आने पर हमारा उसके ऊपर डिपेंडेंट भी ज़्यादा होना, ये एक तरीके से बहुत फास्ट एक ऐसा चेंज आया है, जो चेंज जितनी फास्ट आया उतनी जल्दी हम उसके लिए अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। एक्चुअली वी वर नॉट रेडी फॉर दिस कि एकदम से हमारी ज़िंदगी इतनी परिवर्तित हो जाएगी। आजकल की जनरेशन तो जैसे मोबाइल देखते हुए ही पैदा हो रही है, जिसे कहना चाहिए है ना। माँ के गर्भ से लेकर बाहर आते ही उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करना, वीडियो कॉल पे दिखाना, तो एक्सपोजर जो है हमको, जो बहुत लेट हमारे पास मोबाइल आया, आज हम देखते हैं हमारी ही एज के लोग मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी नीड टू अंडरस्टैंड 2-3 थिंग्स। फर्स्ट दिस कि आज की जो जनरेशन है, जिन्होंने पैदा होते ही मोबाइल देखे हैं, तो उनके लिए उस पर हर वक्त काम करना है ना, या चाहना उस चीज़ को, हम उसको अलग नहीं कर सकते। बट ये भी ज़रूरी है कि उनको ये समझ भी देनी है कि इससे क्या नुकसान हो रहे हैं। सो कोई भी चीज़ फोर्सफुली हम नहीं कर सकते, ये पेरेंट्स को भी समझना होगा और बच्चों को भी खास ये समझना होगा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, गलती बच्चों की भी नहीं है, मैं ये कहूँगी, और बड़ों की भी नहीं है। गलती भी नहीं कहना चाहिए, वी हैव टू अगेन अंडरस्टैंड ब्रेन साइंस। हमें अपने ब्रेन को समझना होगा कि जब हम स्क्रीन्स देखते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। तो यहाँ मैं ऑडियंस को यही कहूँगी कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि मान लीजिए
आपने आज क्रिकेट मैच हुआ, या मान लीजिए आप किसी क्रिकेट मैच के बारे में जानना चाहते हैं, आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, आपने देखा होगा कि आपने 1-2 चैनल्स स्विच करें और नेक्स्ट टाइम जब आप मोबाइल उठाते हैं तो आपको 10 और यूट्यूब चैनल्स वही दिखा रहे होते हैं, वही मैच दिखा रहे होते हैं, या वही पर्टिकुलर न्यूज़ दिखा रहे होते हैं। या आपने मान लीजिए कोई कुकिंग रेसिपी खोली तो आपको नेक्स्ट टाइम बहुत सारे चैनल्स कुकिंग के दिखाएंगे। दैट मीन्स जो सिस्टम बना हुआ है, ये डिजिटल माध्यम का जो सिस्टम बना हुआ है, सोशल मीडिया का जो सिस्टम बना हुआ है, ये बना ही इस तरीके से है कि आप उस पर हुक्ड रहें। वो आपको इस तरीके से आपके मतलब दे आर स्पेंडिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन दिस टू अंडरस्टैंड व्हाट यू स्टॉप एट, व्हाट अट्रैक्ट्स यू, व्हाट यू वांट। आप किस चीज़ पर क्लिक करेंगे, किसको कितनी देर देखेंगे। आप जब मोबाइल पर हैं तो आपका जैसे एक पूरा डेटा वहाँ पर बन रहा है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर व्यक्ति की क्या पसंद है, ये किस चीज़ को देखकर रुकते हैं। और उन एल्गोरिथम से आपको वही चीज़ें वो बार बार दिखाते हैं। और हम एकदम से जैसे ही वो उसमें ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी जो टैगलाइंस होती हैं वो इतनी कैची होती हैं कि हमें लगता है यही तो चाहिए था, या हमने कल वीडियो देखा था लेकिन ये तो और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जैसे ही वहाँ से कोई स्टिमुलस आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई वीडियो की हेडलाइंस आप देखते हैं, तो वो स्टिमुलस आने से क्या होता है, एकदम से आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आपकी अटेंशन उधर गई। डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब है आप जो कर रहे थे वहाँ से अटेंशन हट के उस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट कर लिया, राइट, सिंपल वर्ड्स में। तो आपकी अटेंशन वहाँ से हट के उधर चली गई जहाँ पे कोई सामने वाला आपको कोई चीज़ दिखा रहा है। हाँ, इवन इफ़ यू आर मेकिंग अ कॉल दीज डेज, तो कॉल काटते ही आपको नीचे एक ऐड चलता है, एवरीबडी वॉन्ट्स योर अटेंशन। तो जैसे स्टिमुलस आया आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आपका दिल हुआ, जब ये दिल करता है ना अंदर से कि इसको खोल कर देखें, तो उस टाइम पर डोपामीन रिलीज होता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको फील गुड हार्मोन भी कह सकते हैं। व्हेनेवर हमारे अंदर कुछ जिस चीज़ों को हम एंजॉय करते हैं, जिससे हमें प्लेजर मिलता है, तो ये डोपामीन रिलीज़ होता है। तो डोपामीन जैसे रिलीज़ होता है तो वी फील गुड, हमें बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए आपने कोई वीडियो अपलोड किया, उस पर लाइक आया, आपने कुछ लिखा, उस पर कमेंट आया, तो जैसे ही आप वो देखते हैं डोपामीन रिलीज़ होता है। जब आपने देख लिया तो वो डोपामीन आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है, लेकिन अब उसका वो ख़त्म हो गया असर, अब आपको दोबारा चाहिए। तो आप दोबारा क्लिक करते हो, धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है और ये हैबिट एडिक्शन का रूप ले लेती है। फिर बिना नोटिफिकेशन के भी हम मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जो वो वीडियोस बना रहे हैं, जो वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आपकी अटेंशन उन पर जाए, आपका डोपामिन रिलीज़ हो, आप बार बार उस डोपामिन के लिए क्लिक करते रहें, क्योंकि जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार उनके एड्स बढ़ेंगे, उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, वो कमाएंगे और हम गवाएंगे। हम अपनी अटेंशन ही नहीं गवाते, हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम, और उस टाइम को जिस प्रोडक्टिविटी में हम लगा सकते थे, कुछ अपना नया करने के लिए, कुछ अपना काम करने के लिए, जो हम अपने रिश्तों को देते, अपने रिलेशन को देते, अपने घर को या अपने फ्यूचर को बेटर करने में देते, वो टाइम हमने उनको दे दिया। तो वो कमा रहे हैं और हम गवा रहे हैं, और हम इसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले तो ये रियलाइज़ करना है कि दीज सिस्टम्स आर मेड टू कीप अस हुक्ड, है ना, जिससे वो कमाते रहें। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अब और नहीं गंवाना है। कई बार हमें लगता है फ्री में तो मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा, ये भी बातें समझनी है हमको। फ्री में नहीं मिल रहा, वी आर ऑलरेडी पेइंग वेरी हाई इन द फॉर्म ऑफ पेइंग अटेंशन। आप देखो, अटेंशन के आगे ही एक शब्द लगता है पे अटेंशन, क्योंकि ये सबसे कॉस्टली रिसोर्स है। आपकी अटेंशन नहीं गई तो वो कमाएंगे कैसे? लेकिन जहाँ गई, आपने जैसे अपने जीवन का एक स्लाइस दे दिया उनको, है ना, अपने मेन काम से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो कहीं आप अपने जीवन में लूज़ करते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। तो ये पहले तो समझना है। और डोपामीन जो है वो रिवॉर्ड हार्मोन है। आप कुछ भी जब अचीव करते हैं तो जैसे चाहे वो स्टिमुलस नोटिफिकेशन का ही आया तो ब्रेन को ऐसा लगता है कुछ अचीव हुआ, तो वो डोपामीन रिलीज़ करता है। लेकिन अगर हम इसको एक हैबिट बना लें कि मान लो मेरे को रोज़ 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने हैं,
इसको हम एक हैबिट बना लें अपनी, तो जब हम वो करेंगे हमारा डोपामिन उससे भी रिलीज़ होगा। हम अगर सेल्फ कंट्रोल की कुछ प्रैक्टिसेस करें कि अच्छा मुझे 1 घंटे तक सामने मोबाइल रखा है लेकिन मेरे को उसको नहीं उठाना, और जब आप ये कर पाएंगे तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज़ होगा। तो छोटी छोटी टारगेट्स जब हम अपने लिए सेट करते हैं तब भी हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज़ होता है। अगर हम अच्छी हैबिट्स के लिए इसको जैसे कहते हैं ये वायर कर लें, है ना, एसोसिएट कर लें, तो भी हमें अच्छा लगेगा एंड वी विल बी मोटिवेटेड। इसको मोटिवेशन हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें दोबारा से वो चीज़ रिपीट करने में मदद करता है। तो ये पहले ब्रेन साइंस समझनी है कि क्यों हम 1 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, हम 1 घंटे तक उस मोबाइल को नहीं छोड़ते। क्योंकि इससे पहले कि आप सोचो कि मुझे छोड़ना है, 4 ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता और आप क्लिक कर देते हो। और जैसे ही क्लिक करते हो एक समंदर में पहुंच जाते हो जहाँ बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। जैसे एक बच्चा माँ बाप का हाथ छोड़ के मेले में खो जाए, है ना, और खोना तो उसे बाद में पता लगता है कि मैं खो गया हूँ, उससे पहले तो ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ छूनी है, ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है। तो हम भी रोज़ ऐसे खोते रहते हैं उस मेले के अंदर। लेकिन नाउ इट्स हाई टाइम वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है इस वजह से। इनफैक्ट मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगी आप सबसे। मैंने जिस बात को रियलाइज़ किया, आज के समय में कहते हैं कंपटीशन का ज़माना है, सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। बट मैं कहती हूँ आज तक की हिस्ट्री में सक्सेस पाना इतना आसान कभी नहीं था। आप सोचेंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं, बट द रीज़न इज़ क्योंकि सफलता पाने के लिए एकाग्रता चाहिए। And 99.9% of human population, I would say, is distracted today. I see you. So, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही काम करना है आपको, अपनी अटेंशन को सेफगार्ड करना है। एंड यू आर द मास्टर ऑफ योर अटेंशन। मुझे किस चीज़ को लेना है, किसको नहीं लेना है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ नहीं देना है, इसका मालिक मैं हूँ। ये बात को अगर समझ लेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं है। आज के समय में सफल होना जितना आसान है उतना कभी भी नहीं था। क्योंकि आज मनुष्य, क्योंकि इस ब्रेन साइंस के वजह से, इस डोपामिन रिलीज़ के वजह से, ये सोशल मीडिया के वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है डिस्ट्रैक्ट होने से। पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कोई अपने काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करने की हमें आदत पड़ गई है, माइंड की स्टेबिलिटी ख़त्म होती चली जा रही है। वी आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। जो काम करते हैं प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, उसके साथ 4 काम को मन में करते रहते हैं। तो ये सारी जो इश्यूज हैं ये सॉल्व हो सकते हैं अगर हम बस एक बात को ध्यान रखें, आई एम द मास्टर ऑफ माई अटेंशन। ग्रेट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि फॉर एग्जाम्पल यू टोल्ड दैट डोपामाइन रिलीज होता है एंड दैट इज़ अ गुड हार्मोन, राइट? इट इज़ अ मोटिवेशनल हार्मोन, हमको गुड फील गुड का होता है। सो इसमें मुझे, आप जब बता रहे थे तो मुझे यंगस्टर्स भी याद आ रहे हैं और रिटायर्ड पीपल भी याद आ रहे हैं। सो लेट अस से इफ़ आई टेक द केस ऑफ रिटायर्ड पीपल, वो खाली बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उनका डोपामाइन रिलीज हो रहा है। सो दे आर नॉट कंसर्न वेदर यूट्यूब इज़ अर्निंग और नॉट। आई एम नॉट कंसर्न, मुझे कुछ फील गुड हो रहा है, मैं कुछ गलत नहीं देख रही हूँ। सो इज़ दैट ओके? तो वहाँ पर स्क्रीन टाइम का कुछ लिमिट है, वहाँ पर किस प्रकार का इफ़ेक्ट ब्रेन पर होता है? मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी कि ओल्ड एज में आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा कि उस टाइम कुछ करने को इतना नहीं होता। आजकल के टाइम में बच्चों के पास भी टाइम नहीं होता, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि मोबाइल लेकर थोड़ा एंटरटेनमेंट उसी से कर लिया जाए। और कुछ गलत भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, कुछ गलत भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। कहीं ना कहीं आप उसके एडिक्ट ज़रूर हो रहे हैं। जब आप कोई भी चीज़ बार बार कर रहे हैं तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर जैसे आज एक प्रॉब्लम है, आज इंसान खाली नहीं बैठ सकता, उसके पास एक मी टाइम जो होना चाहिए, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो टाइम होना चाहिए, अपने आप से बातें करनी, जिस समय उसको आइडियाज़ आते हैं, जिस समय वो अपने आप में रिफ्लेक्ट करके चेक कर पाते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे हैव टू डू, वो आज किसी के पास नहीं है। चाहे बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि वो भी इसमें लगे हुए हैं देखने में। तो कहीं ना कहीं हम उसके इतने आदी हो जाते हैं। डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग इज़ बैड। सेकेंडली, बहुत अच्छा है कि वो यूट्यूब देखते हैं, बट मैं कहूँगी कि आप किसी भी एज में हैं तब भी आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकते हैं।
लाइक मुझे याद है कोविड के टाइम पर बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें बताया कि हमने यूट्यूब पर बहुत सारी रेसिपीज सीखी, क्योंकि बाहर का नहीं खा सकते थे लोग, तो बहुत सारी रेसिपीज सीखी, बहुत नया नया बनाने को सीखा और हमने अपने घर में बनाया, है ना। लेकिन कोविड ख़त्म हुआ तो वो सब बनाना भी बंद हो गया। लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा सीखते रहे उससे भी। आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम, कभी एंटरटेनमेंट के लिए भी करें, टेक्नोलॉजी हमारे लिए ही बनी है, लेकिन ऐसी स्टेज नहीं आनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी के लिए बन जाए। वो डिमांड हमसे करे, मुझे देखो, मुझे खोलो, मुझे चार्ज करो, करेक्ट है ना। हम अपने पर्पस के लिए करें, वो हमें यूज़ करने लग जाए, हमारा टाइम किल करने लग जाए, हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म करने लग जाए, वहाँ पर हमें थोड़ा लाइन को ड्रॉ करना है। क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखने से आँखों पर भी असर होता है, हमारा पोस्चर भी कई बार बिगड़ता है ना, हमारी बॉडी इश्यूज़, कई प्रकार की फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। उसी टाइम को अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताएं, ओल्ड एज में भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो ठीक है। स्क्रीन वॉचिंग इज़ नॉट बैड, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी है, बट टू मच नहीं। एक वही माध्यम नहीं हो जाना चाहिए कि ठीक है बुजुर्ग हैं तो अब क्या करें, टीवी चलता रहता है, ये भी मैंने देखा, सुबह से शाम तक टीवी चलता रहता है, वो उसके आगे बैठे रहते हैं, तो ये भी तो गलत है ना। हम बहुत कुछ और कर सकते हैं उसकी जगह, तो व्हाई डू दिस ओनली। आप जब बता रहे हो तो हम ब्रह्मा कुमारी इसकी मुरली में जो 2 शब्द बाबा यूज़ करते हैं, साधन और साधना, है ना। तो साधन तो यूज़ करो लेकिन अपनी साधना को भूलो नहीं। Actually. साधन के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं हो जाओ कि अगर वो नहीं है तो हम नहीं है करके, अपनी साधना पे आत्मनिर्भर होना है। तो ये जो बैलेंस है साधन और साधना का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी एज वाले हो, कोई भी एज वाले। इनफैक्ट आज एक पॉइंट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो भी ऑडियंस आज सुन रहे हैं, कि मान लीजिए आपने प्लान किया 3 दिन की हॉलीडे, वीकेंड प्लान किया कि हम फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, और आप चलते हुए अपने बच्चों को, घर वालों को, सबको कहिए कि भाई मोबाइल सब यहीं छोड़ दो, लेट्स एन्जॉय विद ईच अदर। तो शायद हर कोई कहेगा, छोटा हो या बड़ा हो, कहे फिर करेंगे क्या वहाँ जाके। तो हम एक दूसरे के साथ रहना भी भूल गए हैं, अपने साथ बातचीत करना भी भूल गए हैं, और अपने परिवार वालों के साथ भी। इसीलिए तो रिलेशंस भी आज क्या हो रहे हैं। एंड अ बिटर फैक्ट इज, कोविड के बाद घरेलू प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गए ना, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर 24/7, दे हैव टू स्टे अंडर वन रूफ ऑल द टाइम। तो झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सारा हो रहा था कोविड के बाद। कोविड नहीं है तो सब अपने अपने काम पे जाना, रात को ही मिलना, तो थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करने से भी झगड़े बढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड ना, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। लेकिन अभी क्या हो गया है, सब अपने कामों पर तो जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद ये देखा गया सब अपने अपने कमरों में अपने अपने गैजेट्स के साथ होते हैं। वहाँ पर ज़रूरी है थोड़ा सा कि हम कुछ स्क्रीन फ्री टाइम, जिसको फैमिली टाइम हम कहें, वो हमें बिताना चाहिए। आज डाइनिंग टेबल पर भी सब चाहे बैठते हैं, लेकिन सब अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ बैठते हैं। करेक्ट, वहाँ पर भी काम चल रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें थोड़े ई फ्री जोन्स अपने घर में बनाने चाहिए। करेक्ट, स्पेशली 2 प्लेस, एक हमारी डाइनिंग टेबल और एक हमारा बेडरूम। करेक्ट। तो बहुत सुंदर मैसेज अदिति बहन ने हम सबको दिया है। सो डेफिनेटली घरों में और अपने पर्सनल टाइम में ई फ्री जोन्स ज़रूर हम अप्लाई करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम डिजिटली डिटॉक्स होते रहेंगे रोज़। अदिति बहन, आप ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएट होके 16 इयर्स का आपका लंबा जर्नी है, तो डू यू फील समवेयर राजयोगा मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्ड यू इन एनहांसिंग योर मेमोरी पावर and making records? Definitely, I would give all the credit to meditation only. In fact, मैं राजयोगा मेडिटेशन सीखने ही इसलिए गई थी कि मैं अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहती थी। When I was learning these memory tricks, तो मेडिटेशन का रोल भी मुझे लगा कि एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दो जब वहाँ पर गई तो मुझे उसके साथ, मेडिटेशन तो मैंने सीखा ही, लेकिन उसके साथ मुझे जो वहाँ पे नॉलेज मिली अबाउट सोल, दैट आई द सोल, आई एम ड्राइविंग दिस बॉडी इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि
दिस वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैं जो कुछ भी उसके बाद कर पाई, जो भी आपने अब तक सुना, चाहे वो रिकॉर्ड्स की बात है, चाहे वो ट्रेनिंग्स देने की बात है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज फोबिया मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़ी वीकनेसेस थी एज अ स्टूडेंट इन स्कूल, इन कॉलेज टू। और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पर आकर मुझे आत्मा का परिचय मिला, परमात्मा का परिचय मिला, परमात्मा को कैसे साथी बनाना है, और अपनी डे टू डे लाइफ में हर काम करते हुए, अपने गृहस्थ में रहते हुए, बच्चों को संभालते हुए, हाउ यू कैन डू मेडिटेशन, वो सब प्रैक्टिसेस जब मैंने यहाँ पर सीखी रेगुलर बेसिस पे और करने लगी, तो सबसे पहले जो चेंज आया वो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि मुझे लगता था मैं ये नहीं कर सकती, बट थ्रू मेडिटेशन एंड द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सेल्फ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम हमेशा किसी और की तरह बनना चाहते हैं, किसी और की तरह करना चाहते हैं। बहुत लोगों को देखकर हम इंस्पायर होते हैं, वी वांट टू डू लाइक देम, लेकिन अपनी कमज़ोरियों को देखकर पीछे रह जाते हैं। तो जब यहाँ मैंने इस बात को समझा, भगवान मेरा साथी है और भगवान ने मुझे बहुत यूनिक स्पेशल बनाया है, मेरे अंदर बहुत विशेषताएं दी हैं। तो उन विशेषताओं पर जब मैं मेडिटेट करने लगी और अपने आप को विजुलाइज करने लग गई मेडिटेशन में कि आई एम सक्सेसफुल एंड आई कैन डू दिस, आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन स्टेज। मैं ये टेक्निक्स शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं शेयर करना चाहती थी, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। उसी टाइम पर स्पिरिचुअलिटी मेरे जीवन में आई, ये राजयोगा मेडिटेशन सीखने को मिला। तो ये जैसे हैंड इन हैंड साथ साथ मेरे जीवन में आए, और उसके बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। एंड विद दैट कॉन्फिडेंस मैंने स्कूल्स को अप्रोच किया। और मेमोरी पावर की जहाँ तक बात है, डेफिनेटली मेडिटेशन ने मुझे रिकॉर्ड्स बनाने में बहुत हेल्प किया। पहला तो ये हेल्प किया कि मैं इतना ऊंचा सोच पाई। मैं एक सिंपल होम मेकर थी, उसके बाद ये सोच पाई कि रिकॉर्ड्स भी बनाने, नहीं तो मेरे तो कभी ख्वाबों में भी ये बात नहीं थी। तो ये सोच, जो ऊंचा सोचने की कला जो भगवान ने दी, यहाँ से मैंने सीखी। तो पहले तो अपने लिए एक टारगेट अच्छा रख पाई। दुनिया कहती है स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो शायद सब कुछ छोड़ दोगे, लेकिन मुझे तो सब कुछ मिला ही यहाँ से। अपनी शक्तियों के बारे में मिला और अपने जीवन को कैसे एक बैलेंस्ड वे में चलाना है। केवल ऐसा नहीं कि हम यही कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो सब शक्तियों को जाना, तो अपने ऊपर काम करना शुरू किया। घर गृहस्थ के साथ अपने रिकॉर्ड मेकिंग में भी मैंने किया। और आपको एक एक्सपीरियंस अपना बताऊंगी। मैंने मैथ्स के अंदर रिकॉर्ड बनाया है कि 13 डिजिट का टेबल मुझे नंबर दिया गया था, उसका टेबल लिखना था। तो मैं जब इसकी प्रैक्टिस करने लगी, अपने आप को रैंडम नंबर देती थी, तो घर में उस टाइम दोनों छोटे बच्चे लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, शोर मचता था घर में जैसे होता है। तो बट मेडिटेशन हेल्प मी। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन करती थी, और जब सब सो रहे होते थे उस टाइम इसको हाफ एन आवर प्रैक्टिस करती थी। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन अ मंथ की प्रैक्टिस से, पहले मैंने 15 डेज केवल मॉर्निंग में प्रैक्टिस करी, तो मेडिटेशन के बाद मेरा मन इतना शांत होता था, एकाग्र होता था कि मेरी स्पीड बहुत बढ़ने लग गई। और उसके बाद मैंने दिन में करने की कोशिश करी। दैट वॉज रियली, मतलब मैं कहूँगी किसी के लिए भी बहुत टफ है, शोर के अंदर एकाग्र होना। तो मेरे पास भी रीज़न था कि बच्चे हैं, मैं कैसे करूं। लेकिन मैंने फिर अपने आप को, अपने अटेंशन मसल को जिसे कहते हैं, इतने दिन प्रैक्टिस करके जब शोर में, घर के कामों के बीच में एकाग्र करने की कोशिश करी, तो भी मैं कर पाई। और आपको बड़ा वंडर लगेगा, जब मैंने रिकॉर्ड बनाया था, ये हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और उनकी टीम आई हुई थी। जब मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आजकल इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा आप करके दिखाएंगे? और वहाँ पर बहुत लोगों का शोर था, हंसी मजाक सब चल रहा था। उस बीच में मैंने रिकॉर्ड बनाया और उनका पहला क्वेश्चन था, हाउ कुड यू कॉन्सेंट्रेट इन सच अ केओस? मैंने सोचा नहीं था, बट मेरे को एकदम से आंसर यही निकला, क्योंकि जो रियलिटी थी। मैंने कहा 2 रीजंस। वन इज कि मेरे बच्चे छोटे हैं जो घर में बहुत शोर मचाते हैं, तो शोर में मैंने इतनी प्रैक्टिस करी कि शायद बहुत शांति होती तो मुश्किल होता। सो आई हैव प्रैक्टिस्ड कॉन्सेंट्रेटिंग इन सच एनवायरनमेंट। सेकेंडली आई प्रैक्टिस मेडिटेशन, जिसने मुझे थॉट कंट्रोल सिखाया कि एक विचार के ऊपर जब हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो बाकी कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो उनसे हम बचकर अपनी अटेंशन को एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। बिकॉज इन मेडिटेशन वी डू दिस ओनली, वी ट्राई टू स्टे इन वन थॉट। थॉटलेस नहीं होते हम, लेकिन एक थॉट में अपनी स्थिति को बनाते हैं। तो दैट हेल्प्ड मी इन मेकिंग द रिकॉर्ड।
तो मैं ये कहूँगी कि मल्टीपल फ़ायदे मुझे मिले, अपने प्रोफेशन में भी मिले, रिकॉर्ड्स बनाने में भी मिले, अपने बच्चों की परवरिश में भी मिले, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ मुझे लगता था मैं घर के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, वहाँ मुझे एक नई सोच के साथ एक बैलेंस्ड वे में चलने की भी कला परमात्मा ने सिखाई, जो मैं रोज़ यहाँ पर मुरली सुनती हूँ। मैं किसी दिन अपनी मुरली मिस नहीं करती, मैं चाहे कितनी भी बिजी हूँ, क्योंकि ये समझ लिया है बिना खाए जैसे शरीर नहीं चलता, ऐसे बिना मन को भोजन दिए जो परमात्मा का ज्ञान है, जब सुबह सुबह हम वो अपनी बुद्धि में डाल लेते हैं तो हम इतना एम्पावर्ड हो जाते हैं कि ना केवल अपने मन को, हमारे पास राइट चॉइसेस होती हैं, बुद्धि होती है सही चूज़ करने की, हम अपने मन को एकाग्र भी कर पाते हैं, वेस्टफुल थिंकिंग समाप्त होती है, और समय इतना बचता है कि हम वही 24 घंटे में अपने परिवार को भी टाइम दे पाते हैं, सोशल सर्कल भी निभा पाते हैं, और अपने प्रोफेशन को भी ठीक से कर पाते हैं। तो सुबह सुबह जब कहते हैं ना गाड़ी को पटरी पे डाल दो तो सारा दिन वो ठीक चलती है। तो रियली मेडिटेशन हैज़ हेल्प मी in achieving everything what I am doing today. आपके अचीवमेंट्स, आपके अनुभव सुनकर के ऐसा ही लग रहा है कि अदिति बहन ने रीडिफाइन कर दिया है बॉर्डर्स को। होम मेकर हूँ, ये बॉर्डर तो निकाल ही दिया आपने। होम मेकर हूँ लेकिन फिर भी कुछ भी मैं हासिल कर सकती हूँ। मेडिटेशन सीख करके आपने मेमोरी का भी बॉर्डर ने आपको रीडिफाइन कर दिया है। और जो बहाना हम सभी करते हैं कि केओस है, शरारत है, शोर है, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई, वो बहाने का जो बॉर्डर है वो भी आपने हटा दिया। तो आप आपके लाइफ से, आपके प्रोफाइल से बहुत सारों के लिए सामने आप एक रोल मॉडल बन गए, एक इंस्पिरेशन बन गए। तो आज से मुझे लगता है कोई बहाना नहीं दे सकता है और कोई बॉर्डर में नहीं जी सकता है, बिकॉज़ आपको देखेंगे तो बॉर्डर को हटा करके रीडिफाइन करके आगे जा सकते हैं। सो नाइस मीटिंग यू अदिति बहन। आप बाबा के बच्चे हो, राजयोग मेडिटेशन करते हो, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए आप अपनी कलाओं को यूज़ कर रहे हो, मेमोरी को भी एनहांस कर रहे हो, एंड योर मैसेज टू द society, to the youngsters is very powerful and very thought provoking. Thank you so much. Thank you, sister. Om Shanti. Hope you all enjoyed this interview, sharings of Aditi Ben, and definitely please take those takeaways into your life and implement that, and we will come back to you with more such interesting interviews. Keep watching Shanti Sarovar channel. Om Shanti.